नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। संसद में हुआ धक्का मुक्की कांड अब बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी करके अमित शाह ने अपनी गर्दन फंसा ली और बीजेपी उन्हें बचाने के चक्कर में अब और ज्यादा फंसती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। और यहां तक कि बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी अब 24 तारीख को पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, ऐसा ऐलान मायावती ने कर दिया है। बीजेपी अब तक शायद मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाई है और अमित शाह को बचाने में लगी हुई है, और इसके लिए राहुल गांधी पर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। और उधर अपने ऊपर हो रहे हमलों से बेपरवाह राहुल गांधी आज एक बार फिर सड़कों पर आम जनता के बीच नजर आए। आज राहुल गांधी दिल्ली में कालका जी में दुकानदारों से और लोगों से चर्चा करते हुए नजर आए। अब राहुल की इस मुलाकात में कौन सी नई बातें और कौन से नए दिलचस्प किस्से निकल कर आते हैं, इन्हें देखने सुनने की उत्सुकता लोगों के मन में बनी रहेगी। ये तस्वीरें आप देखिए, कालका जी की तस्वीरें। सब्जी मार्केट में पहुंचे राहुल गांधी, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कालका जी की ये तस्वीर है और जहां से ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, सीधा सीधा राहुल गांधी सारी चीज़ें चल रही हैं हर तरफ। अपने अपने जो ढंग से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही हैं, उन सब के बीच राहुल गांधी रोज किसी न किसी रूप में किसी न किसी के बीच पहुंचते हैं और यही तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राहुल ने ये एक नया चलन बना दिया है जिसमें वो उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें रोज अपने सामने देखने के बावजूद अमूमन उपेक्षित किया जाता है। आप याद कीजिए कि टैक्सी चालक, मोची, नाई, सब्जी वाले, गिग वर्कर्स, मैकेनिक्स, कुम्हार, बढ़ई, ये सारे लोग कैसे रहते हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, ये बातें अब राहुल गांधी के कारण राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन रही हैं और बीजेपी यहीं फंस रही है, क्योंकि दावा तो मोदी ने किया था कि अच्छे दिन लाएंगे। खैर, बीजेपी अब भी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह राहुल गांधी को गुंडा साबित कर पाए। इसीलिए राहुल के खिलाफ कई धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया है और अब संसद मार्ग पुलिस थाने से ये मामला माफी चाहूंगा, क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया गया है। क्राइम ब्रांच ने एक एसआईटी बनाई है जिसमें 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल होंगे जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। और बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने अब सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहीं सारा पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ अगर होता तो वो शायद पहले ही दिन से बीजेपी मीडिया के जरिए पूरे देश में दिखा चुकी होती। 3 दिन से इस फुटेज की मांग हो रही है और अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच को फुटेज मिलता है या नहीं मिलता है और उसकी जांच में क्या निकलता है। वैसे ये सब राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के लिए है और पहले से एक बार बीजेपी आप जानते हैं कि ऐसा करने में सफल भी हो चुकी है, जब राहुल गांधी को संसद से बाहर निकाला गया था। लेकिन अब विपक्ष पहले जैसा नहीं है। अब कांग्रेस बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने में लगी हुई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कांग्रेस का आगामी कार्यक्रम बताया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 के चुनाव में जनता से जो धक्का लगा है उससे ये लोग काफी अभी तक संभल नहीं पा रहे हैं। 400 पार और संविधान को बदलने के सपने को संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने जिस तरह तोड़ा है उससे इनमें कुंठा पैदा हो गई है और अमित शाह के मुंह से जो शब्द निकले हैं वो गलती से नहीं निकले हैं, बल्कि जानबूझकर उन्होंने कहा है, और अगर गलती से निकले होते तो माफी मांग लेते। लेकिन आज तक बीजेपी के लोग अमित शाह के उस बयान पर कुतर्क कर रहे हैं। यही बात इनकी असली नीयत दिखाती है। पवन खेड़ा ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लोग किस तरह देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही बेलगावी अधिवेशन की तैयारी पर भी पवन खेड़ा ने अपनी बात रखी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। तो इस माहौल में कांग्रेस पार्टी, जो कि एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, जिसका इतिहास कई आंदोलनों का इतिहास है इस देश में, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, सरकार में रहकर भी। अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, मैं उसको एक आंदोलन मानता हूं, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेज ये आंदोलन था। तो आंदोलन का सिलसिला सरकार में हम हों या ना हो वो चलता रहता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ दिनों में मैं बेलगावी की तरफ जाऊं उससे पहले इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमने कुछ कार्यक्रम आज मैं आपके सामने वो घोषित करना चाहता हूं।
22 और 23 दिसंबर को पूरे देश में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद, हमारी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं अभी इस प्रेस वार्ता के तुरंत बाद हमारे संगठन महासचिव का सर्कुलर आप सबके बीच में मैं भेजूंगा आप सबको, जिसमें इस कार्यक्रम का पूरा उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। तो 22 और 23 दिसंबर को सारे एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के, हमारे तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स पूरे देश में 150 प्रेस वार्ताएं करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे जिला मुख्यालयों पर, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया हुआ जो ज्ञापन होगा। तो सुन रहे थे आप, यहां पवन खेड़ा अपनी बात रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं आने वाले दिन, और इससे निपटने के लिए शायद उसका दमन चक्र और तेज हो जाए। वैसे आज राजस्थान में बीजेपी सरकार की पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें करके आंदोलन कुचलने की कोशिश की है। आइए जरा वो विजुअल भी देख लेते हैं। और ये विजुअल राजस्थान से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दूं कि आज जयपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, और ये क्रम लगातार बना रहा, चारों तरफ बना रहा। इधर मध्य प्रदेश में यही था, गोवा, केरल, इन सब जगहों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं। यूथ विंग ने प्रदर्शन किया है, यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है। यानी देश में अब जगह जगह बीजेपी के खिलाफ आवाज उठ रही है, और कहां कहां बीजेपी अपना दमन चक्र चलाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो बहुत कुछ यहां पे है बीजेपी के दमन चक्र का। लेकिन दूसरी तरफ जो है सबसे बड़ी बात वो राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है? क्या राहुल गांधी को फिर से संसद से बाहर निकालने की साजिश है? इन सब से पर्दा कैसे उठेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो एसआईटी का गठन दिल्ली पुलिस ने किया है, उस एसआईटी के गठन से आगे क्या कुछ निकल के आ रहा है, ये सब समझेंगे इस अपने न्यूज पॉइंट के इस कार्यक्रम में। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल जयपुर के हैं, और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की, प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस जो है, बीजेपी की सरकार वहां पे है, पुलिस का दमन चक्र आप जानते हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। और कई लोगों को यहां गिरफ्तार भी किया गया। 3 हमारे साथी अभी जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की या नहीं की संसद के अंदर, ये एक बड़ा, बहुत कहें तो एक बड़ा सवाल है आज की तारीख में, $1 मिलियन का सवाल कह सकते हैं। क्योंकि वीडियो फुटेज कांग्रेस भी मांग रही है, अब पुलिस भी मांग रही है। पुलिस मांग रही है तो हो सकता है कि वीडियो फुटेज मिल जाए, क्योंकि ये देना जरूरी है। लेकिन आपको लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ पाएगा? क्या राहुल गांधी को यहां फंसाने की साजिश रची गई है? राजू जी, ये विशुद्ध रूप से राहुल गांधी के खिलाफ साजिश है। और राहुल गांधी के खिलाफ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपके रिश्ते क्या हैं अडानी के साथ? क्या वजह है कि जहां जहां आप जाते हैं 6 महीने के भीतर अडानी को वहां प्रोजेक्ट मिलते हैं? और अब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी है, और अमेरिका के एक न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो बहुत कुछ साफ हो चुका है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है देश की राजनीति के भीतर, वो है राहुल गांधी आज सामाजिक न्याय की राजनीति के आइकॉन बन चुके हैं।
राहुल गांधी जिस तरह से दलितों के मुद्दों पर, आदिवासियों के सवाल पर या ओबीसी के सवाल पर मुखर हैं, आज देश का कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का, किसी भी राज्य का उतना मुखर नहीं है। और बहुत कुछ राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी परवाह न करते हुए वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी हिंदुत्व की राजनीति है, जो सावरकर और मनुवादी राजनीति है, उसको वो एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी वो है जो पार्लियामेंट के भीतर एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति को उठा करके ये कहते हैं कि लड़ाई इन दोनों के बीच में चल रही जी। एक तरफ सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू करने की साजिश कर रहे हैं लगातार। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने बोला भी था और अब खामोश जरूर हुए हैं, नाक जरूर उन्होंने रगड़ी है, लेकिन उनके मंसूबे वही हैं, पुराने वाले हैं। और आरएसएस से जो खतरा हमेशा से रहा, नेहरू जी के जमाने से रहा, आप सरदार पटेल जिनको लेकर के बीजेपी कहती है कि साहब पटेल के साथ अच्छा नहीं किया और अपना आइकॉन वो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई इतिहास पुरुष है नहीं जिसको वो दिखा सकें कि स्वाधीनता आंदोलन में नाखून भी कटाया हो उन्होंने। बाकी तो और छोड़ दीजिए आप, ज्यादातर लोगों ने तो वहां दलाली की और सावरकर तो 6 बार माफी मांग करके और फिर 50 रुपया वेतन वाले आदमी हो गए थे, पेंशन वाले आदमी हो गए थे। तो उनके पास कोई ऐसा पुरखा है नहीं, इसलिए कभी उन्होंने सरदार पटेल को अपने खेमे में खींचने की कोशिश की, सुभाष चंद्र बोस को कभी की, पहले उन्होंने भगत सिंह को भी की और भगत सिंह की पगड़ी को भी भगवा किया था। लेकिन भगत सिंह का जब निबंध पढ़ा गया और भगत सिंह की आइडियोलॉजी सामने आती है तो ये छोड़ करके भाग गए और बोलने लगे कि भगत सिंह तुम्हारी हमें शहादत तो पसंद है लेकिन तुम्हारी आइडियोलॉजी हमको पसंद नहीं। तो ये वो लोग हैं जो लगातार इस देश के खिलाफ काम करते रहे, यहाँ के खास करके दलित पिछड़ों के खिलाफ काम करते रहे और राहुल गांधी इनको लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। राजू जी, आप पिछले 2 साल को देखिए, जो हिंदुत्व की राजनीति की साजिश है वो किसने बेपर्दा की है इस समय। मायावती तो खामोश हैं और कोई उस ढंग से बात नहीं कर पा रहा है। और राहुल गांधी ने तो महाराष्ट्र में जोखिम लिया सावरकर के खिलाफ बोल करके, उन पर कितने मुकदमे हो गए। तो जो व्यक्ति आज की तारीख में मुकदमों की चिंता नहीं कर रहा, मैं ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता ही नहीं, उनको जेल भेजने की भी साजिश हो रही है। और ये मैं कम से कम डीवी लाइव की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है इस समय, क्योंकि देश की तमाम उम्मीदें उनके कंधों पर हैं। कहीं उनको खाना पीना तो कतई नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह के दुश्मन हैं उनके और जिस तरह की साजिशें उनके खिलाफ हो सकती हैं, इससे उन्हें सचेत रहने की जरूरत है। और जब मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग भी शुभ चिंतक हैं राहुल गांधी के, उनको भी यह ख्याल रखना चाहिए कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के चिंता ये पूरे देश की है। और इसलिए क्योंकि एक ही नेता प्रतिपक्ष और इतना मुखरता से बोलने वाला व्यक्ति जो सरकार के किसी भी हठ धर्मता को एक्सपोज कर रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी है, इसलिए इस बात को मैं यहाँ रेखांकित कर रहा हूँ। बाकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान ये अमित शाह को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और ये 24 दिसंबर को तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीएसपी कर रही है, लेकिन जो दलित सामाजिक संगठन है वो 25 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। 25 दिसंबर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है दलित राजनीति में, दलित आंदोलन में, वो मनुस्मृति दहन दिवस का है। इसी तारीख को 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने महान सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति का दहन किया था और ये कहा था कि ये जो उत्पीड़नकारी व्यवस्था है वो इन्हीं धर्म ग्रंथों के जरिए हजारों साल से कायम है, इसलिए मनुस्मृति उसमें सर्वोपरि है। जो आचार संहिताएं उसकी है, जो स्त्रियों को गुलाम बनाती हैं, जो शूद्रों और दलितों को उस तरह से उत्पीड़न का पूरा मौका अवसर देती हैं, संहिताएं उस तरह की हैं, तो इसलिए उन्होंने उसका दहन किया था। तो 25 दिसंबर को भी आपको बड़े स्तर पर आंदोलन आपको दिखाई पड़ेंगे और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, मैं ट्विटर और फेसबुक पर देख रहा हूं कि मनुस्मृति को भी बाकायदा जलाया जाएगा। तो अमित शाह का ये जो अपमान उन्होंने किया बाबा साहब का, ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है।
और ये भी हो सकता है कि हिंदुत्व की राजनीति की यहां से वो पूरी उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाए। जो अमित शाह कह रहे थे कि हम 50 साल राज करेंगे, लेकिन ये उनकी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकती है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना ताबूत की आखिरी कील भी हो सकती है, लेकिन क्या यहां से बीजेपी कुछ सबक लेगी या राहुल गांधी को फंसाने की साजिश अभी और रची जाएगी? जरा पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं जो पूरा सप्ताह, जो अभी सप्ताह बीत रहा है, इस सप्ताह में जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हुए हमने देखा। और देखिए 16 पहले 13 और 14 तारीख को लोकसभा के अंदर संविधान पर चर्चा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर में आते हैं बोलने के लिए, संविधान पर कम और कांग्रेस पर ज्यादा बोलते हैं, एक लंबा भाषण उनका होता है लोकसभा में। लेकिन दूसरी उसके बाद जब राज्यसभा में 16 और 17 तारीख के लिए इसकी शुरुआत होती है, तो यहां राज्यसभा में जब बोलने के लिए 16 तारीख को खड़े होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो एक एक बातों का जवाब देते हुए, नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब देते हुए नजर आते हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसीलिए शायद क्लोजिंग भाषण के लिए राज्यसभा में नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, उस दिन वो राजस्थान चले जाते हैं और अमित शाह आते हैं। लेकिन अमित शाह अपने 34 पन्नों 34 पेजेस के जो उनके भाषण हैं, उसमें से कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो नागवार गुजरती है विपक्ष को, इस देश के उन लोगों को जो बाबा साहब अंबेडकर में इस देश के संविधान में भरोसा करते हैं। और वहां पर अमित शाह ने बात क्या कही थी? उन्होंने साफ साफ कहा था कि मान्यवर यानी जो सदन पे आसंदी हैं, जो ये लोग जो बार बार अंबेडकर 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 कहते हैं, यानी 6 बार अंबेडकर का नाम लेकर कह रहे हैं वो कि अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं, इन कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं, वो अगर इतनी बार भगवान का नाम लिए होते तो कई जन्म के 7 जन्म के स्वर्ग मिल जाते, ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा है। आइए जरा सुन लेते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं बल्कि 11 सेकंड का है वो की बाइट है, वो सुन लेते हैं और सीधा यहां से अब एक जो बात सामने आ रही है कि प्रोटेस्ट में बीजेपी के 2 नेता घायल हो जाते हैं। अब कैसे घायल होते हैं, कितने घायल हैं, वो इतना है कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, जहां जूते पहन के सब लोग जा रहे हैं। चलिए ये सब बातें भी करेंगे, लेकिन क्या इसके पीछे राहुल गांधी को फंसाने की साजिश रची गई है, वो आपसे समझेंगे। पहले ये सुन लीजिए अमित शाह को। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है। तो सुन रहे थे, यहां पे यहीं से शुरुआत होती है और ये बहुत ही एक घटिया बयान कह सकते हैं, बहुत ही घटिया बयान है, घटिया भाषण है, ये भाषण का ये अंश है जिस पे इनको तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन माफ़ी इन्होंने नहीं मांगी। इनकी बर्खास्तगी की बात हुई। पहले तो ये कहा गया कि कांग्रेस ने इसको एआई के जरिए या तोड़ मरोड़ कर इस वीडियो को पेश किया है, जो ओरिजिनल वीडियो है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे एक राहुल गांधी को फंसाने की नजर आ रही है कि किसी तरह राहुल गांधी को फंसा दिया जाए। आखिर राहुल गांधी को फंसाकर, राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचकर बीजेपी को क्या फायदा होगा, इस देश की सियासत में क्या उसके बाद बदलाव आएगा, जरा वो सब बताइए पंकज जी। देखिए, हम यहीं से बात शुरू करते हैं। अमित शाह जी का जो टिप्पणी है, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल, जिसको कहना चाहिए कि लोग उद्वेलित हैं। आप सोचिए कि चूंकि वो लाइव हो रहा था, करोड़ों लोग संसद टीवी पे और अलग अलग यूट्यूब चैनल पे उस भाषण को देख रहे थे। उसके बावजूद आज ट्विटर के जरिए लोगों को नोटिस देके धमकाया जा रहा है कि आप इसको हटा लो क्योंकि स्क्रिप्टेड है और क्लिप किया हुआ है, ये विदाउट बगैर संदर्भ के। एक चीज। दूसरी चीज, आखिर ये जो मुद्दा है संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, ये संविधान दिवस का मुद्दा नहीं है। आप याद करें कि जब लोकसभा चुनाव की पूरी जिसको कहना चाहिए कि पूरा खेल जम गया था, सभी जगह गोटियां बैठ गई थी, भारतीय जनता पार्टी को अपने राम मंदिर, 370-80 करोड़ लोगों का अनाज, इसके ऊपर भरोसा था। और जैसे ही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयान आए कि हमको 400 सीटों जो हम संविधान बदलेंगे, और कांग्रेस ने उस मुद्दे को ही सामने लिया।
जी। उस मुद्दे को सामने लेते ही भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता और डाउनफॉल शुरू हुआ। और जो सब लोग जानते हैं कि यदि ईवीएम और इलेक्शन मैनिपुलेशन नहीं हुआ होता तो 240 तक पहुंचना भी इन लोगों का कितना मुश्किल था। संविधान और संविधान निर्माण समिति के प्रमुख बाबा साहब अंबेडकर तब से भारतीय जनता पार्टी को खटक रहे, और उस खटकने को राहुल गांधी ने और तीखा कर दिया कि वो लगातार पिछले लगभग शायद मुझे लगता है 3 महीने से लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उसके बाद भी अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं, जहां होते उसको खड़ा करते हैं। और यह चीज अमित शाह को इरिटेट कर रही थी। जी। अमित शाह मूल रूप से राजनेता नहीं है, उनका जो अतीत है हर समय उनके साथ में रहता है, और वो बेकाबू हो गए और उन्होंने वो बयान दे दिया जो पूरी पार्टी को इस समय संकट में डाले हुए है। अब संभल में मंदिर खोजे जा रहे हैं, काशी में मंदिर खोजे जा रहे हैं, खुदाई हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन आपको बताऊं कि मीडिया इन खबरों को बहुत कम दिखा रहा है। देश में छोटी छोटी जगहों पर 100-200 लोग दूरस्थ कस्बों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा जहां घर है मध्य प्रदेश में छतरपुर, वहां पर दलित सेना ने कल बड़ा प्रदर्शन किया, और वहां पर एक बड़ी तैयारी है आने वाले 25 तारीख को बंद और सबको लेकर। तो यह मुद्दा दलित अस्मिता, भारत की अस्मिता और संविधान की अस्मिता को लेकर आम लोगों का मुद्दा बन गया। जी। जहां तक राहुल गांधी का सवाल रहा, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे संसद सत्र के दौरान दिशाहीन और बदवाहा जो शब्द कहते हैं उस पे रही। जिस संसद भवन को बनाने के लिए आपने कोविड काल में काम चलाया, जिसके ऊपर चर्चा हुई कि हमको इस भवन की जरूरत नहीं है, तो भी इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए और कहा गया कि अत्याधुनिक है। उस अत्याधुनिक सभी किस्म के इंटेलिजेंस, कैमरास, ड्रोन से लैस संसद भवन के भीतर एक सांसद की सीट पर 500 के नोट की गड्डी मिली। 20 दिन हो गया, किसकी गड्डी थी आप बता ही नहीं पाए। उसके बाद में कांग्रेस लगातार 4 दिन प्रदर्शन करती रही, न कोई विवाद हुआ न कुछ हुआ। सब लोगों ने देखी कि श्री राजनाथ सिंह जी जा रहे थे, राहुल गांधी ने उनको एक फूल भेंट किया, न किसी ने उनके साथ अभद्रता की। सबने बड़ा सहजता से, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि पक्ष विपक्ष होता है लेकिन व्यक्तिगत राजनीति नहीं होती है, उस दिन की घटना को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोटे मोटे डंडे लेकर आए हुए थे जिसपे प्ले कार्ड लगे थे, और उन्होंने पूरे स्टेयर केस को अपनी टीम को वो दिखाइए जरा, वो विजुअल्स दिखाइए जरा, वो विजुअल दिखाइए जब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो मोटे लाठी डंडों में बैनर पोस्टर लेकर आए थे सदन में, संसद परिसर में। और जबकि ये सब जानते हैं कि संसद परिसर में किसी भी ढंग के ऐसे चीज़ों को लेकर आना जिसमें लाठी डंडे या हथियार के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा सके वो वर्जित है, लेकिन उसके बाद भी संसद के अंदर लेके आए थे। ये तो कांग्रेस और विपक्षी दलों का है, जरा ये पार्लियामेंट का है भी नहीं, फुटेज है भी नहीं, लेकिन दूसरे विजुअल्स जरूर अभी थोड़ी देर में हम दिखाते हैं जहां संसद के अंदर लेकर आए थे, लाठी डंडे लेकर आए थे बीजेपी के जो लोग। तो अब आप देखिए कि जो मुझको जो शक है, एक संभावना है, उन लोगों का उस दिन प्लान राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी सांसद पर बुरी तरीके से हमला करना था। राहुल गांधी फिजिकली बहुत मजबूत है, मानसिक रूप से जी है ना, फिजिकली बहुत मजबूत है और मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, और शायद उसी चक्कर में ये खुद गिर गए और इनको चोट लग गई। इनका प्लान मुझे लगता है, जो अभी रवि भाई कह रहे थे, इनका प्लान एक शक है कि राहुल गांधी को सीधे चोट पहुंचाने का, और उसके बाद में इनको स्टोरी करना थी कि वो आईसीयू में 2 लोग भर्ती हो गए हैं।
इनका दुर्भाग्यपूर्ण प्लान जो है ये राहुल गांधी को निश्चित ही, जैसे प्रोफेसर रवि जी भी कह रहे थे, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जब एक सांसद से वो छेड़छाड़ की रिपोर्ट करा सकते हैं। अब आप सोचिए कि यदि किसी विपक्षी से भी पूछ लीजिए, वो ये बोलेगा कि राहुल गांधी ऐसा कर नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला ने बोला कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि राहुल गांधी किसी में जोर से भी बोले। मुझे लगता है कि एक किसी नॉन कांग्रेस लीडर का इस प्रकार का बयान आया, शायद आई थिंक शिवसेना ने भी यही कहा है कि राहुल गांधी से आप अपेक्षा मत करो कि वो किसी को धक्का देंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे या किसी को जोर से बोलेंगे। और जो लोग इस राजनीति को समझते हैं और उनके दिल में कहीं भी ईमानदारी है, तो ये बातें मान के चलो कि राहुल गांधी के चरित्र में नहीं है कि वो किसी को धक्का देगा, किसी को झगड़ा करेगा, किसी को गाली देगा। उनकी राजनीति अलग किस्म की है। और ये लोग इसको मात्र एक स्पॉन्टेनियस बौखलाहट न समझिए, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है। अब इस केस में कुछ भी नहीं होगा जिस प्रकार से 500 के नोट की गड्डी का नहीं हुआ। आप बताइए ना कि 1 मिनट लगता है इन लोगों को तो कहीं के भी ऐसी फुटेज निकाल के न्यूज चलाने में। आज चौथा दिन हो गया, झुमका मीडिया में से कोई एक फुटेज निकाल के ले पाया है? भाई वहीं पर मेरे हिसाब से मीडिया के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम 150 लोग अपने मोबाइल से पूरे इलाके को कैप्चर कर रहे थे, एक एक घटना को कैप्चर कर रहे थे। क्या कोई ऐसा फुटेज, कोई ऐसी क्लिप कोई मोबाइल से भी दे पाया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया? बदतमीजी करते हुए निशिकांत दुबे को सबने देखा कि जब वो षडंगी को देखने गए हैं, तब निशिकांत दुबे राहुल करके उनके साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं जी। ये जो इनकी साजिश, जिसको कहना चाहिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा घटनाक्रम देखें। ये लोग इवेंट मैनेजर है, एक इवेंट को ढकने के लिए दूसरा इवेंट को करना, दूसरे को ढकने को तीसरे को करना, तीसरे को ये इनका कांस्टेंट पॉलिसी है। क्योंकि दुर्भाग्य से विजुअल है, देखिए एक तरफ कांग्रेस के लोग, दूसरी तरफ सामने बीजेपी। देखिए कांग्रेस के लोगों के हाथ में क्या है, तो सिर्फ पोस्टर्स हैं। प्रियंका गांधी है यहाँ पे, कोई डंडे नहीं है। लेकिन खड़गे साहब को देखिए, और इधर देखिए बीजेपी के लोग डंडे लिए हुए, मोटे डंडे, मोटे डंडे ताकतवर। जो मुझे आज भी शक है कि इनका उद्देश्य दूसरा था। ये राहुल गांधी या किसी पॉलिटिशियन को, विपक्षी सांसद को सीधे चोट पहुंचाना चाह रहे थे। और इनके पास में खेल बहुत लंबा था, क्योंकि ये एक नया इवेंट करना चाहते थे। और मुझे तो लगता है कि अस्पताल में भी कांग्रेसियों को ड्यूटी देना चाहिए कि बेचारे जो सांसद भर्ती हो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच जाएं। वैसे तो स्वस्थ ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ ये, अमित शाह ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। अमित शाह ने जो अंबेडकर जी का नाम ले दिया। अब ये जितने भी इवेंट मैनेज कर रहे हैं, कोई भी इवेंट में इनका वो पाप नहीं ढक पा रहा है जी। समय से पहले इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट को बंद कर दिया। इनका 1 नेशन 1 इलेक्शन जो था पहले दिन फ्लॉप हो गया। इन्हें सामान्य बहुमत 272 वोट भी नहीं पाया। सबको समझ में आ गया कि अभी इस सेशन की तो बात जान दी, अगले सेशन में भी नहीं निकल पाएगा जी। इनकी स्थिति नाजुक हो रही है। आरएसएस मल्लम पट्टी कसने की कोशिश करता है, लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं। देखिए अभी जैसे मोहन भागवत जी कह रहे हैं ना कि हर मंदिर के नीचे मत तलाशो, आप इसी समय पंडित नेहरू की वही बात याद करिए जो उन्होंने बोला था कि आरएसएस का आदमी बोले वो पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्व के अलावा बाकी 3 दिशा में तलाशो। तो मोहन भागवत यदि ये कह रहे हैं, इसका मतलब इनका और कुछ होगा कि और जगह इसी तरीके की चीजें तलाशो। जहां तक आपने आज की राजस्थान की रैली की बात की, राजस्थान की रैली का कुछ फुटेज और अभी आपको और देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि कल गुवाहाटी में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। गुवाहाटी में उन्होंने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाकर होटल में बंद कर दिया। और इन्होंने जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सबको बंद कर दिया। उसके बाद भी यह हुआ कि कल दिसपुर के इलाके में वहां पर पब्लिक ने हर एक
जितने भी वहां के रास्ते थे सबको बंद कर दिया। पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी कि हम इसको कैसे निपटें, जबकि कांग्रेस के सब बड़े लीडर्स को ये लोग बंद कर चुके थे। जी, उसके बावजूद वहां पर कल इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक आई है। मैं आपको बताऊं, हर राज्य में, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों में कल और परसों प्रदर्शन हुए हैं। जी, क्योंकि आपके मीडिया को इन सब चीजों को दिखाना नहीं है। ये जो मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, इसको ढकने के लिए कुछ भी कोशिश करने, इनके पास में सीसीटीवी फुटेज कुछ भी नहीं है। ये राहुल गांधी का कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि ये कोई ना कोई बड़ी हरकत पार्लियामेंट प्रेमिसेस में करना चाहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट प्रेमिसेस में बहुत सारी इम्यूनिटीज होती हैं, सांसद को लेकर, जांच को लेकर। मुझको नहीं मालूम है कि ओम बिड़ला जी ने कैसे क्राइम ब्रांच को परमिशन दे दी कि आप अंदर आके जांच करें। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों किया ऐसा और कैसे कर लिया है। 500 के नोट की गड्डी की जांच तो अभी तक नहीं करा पाए थे। लेकिन ये तय है, राहुल गांधी के ऊपर और बड़े हमले होने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर क्या राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। और बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप भी कर रहे हैं पुरानी बातें, इसलिए क्योंकि अब कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नया कुछ होने जा रहा है। ये सी खबर है, राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसके बरक्स राहुल गांधी जो हैं वो कालका जी में आज सब्जी मंडी में घूमते हुए नजर आए, लोगों से मिलते जुलते नजर आए। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए, राहुल गांधी की आज की तस्वीर, जिसमें आज फिर से सब्जी वालों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी की आज की तस्वीरें, जो सब्जी मंडी पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बाकी चीज़ों से बेखबर राहुल लगातार पहुंच रहे हैं इन तमाम लोगों के बीच, जहां जो अब विमर्श के केंद्र में हैं, सब्जी वाले, मोची, फिर रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, ये सब हम लोगों ने देखा है। कुलियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, सब कुछ हमने देखा। और ये इनका क्रम जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा करने लगे हैं। हालांकि पहले भी करते थे, दलितों के बीच जाना, उनके साथ काम करना, उनके घर में रहना, सोना, खाना उन्हीं के साथ, ये सब कुछ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी भी है। कुछ भी राहुल गांधी में बदला नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बस ये है कि लोगों के सोचने देखने का तरीका, नज़रिया बदल गया है और शायद इसलिए बीजेपी घबराती हुई नजर आती है। लेकिन बीजेपी यहाँ जो अपना तंत्र है उसको और मजबूत करने में भी लगी हुई है, शायद ऐसा लगता है। जरा आपके पास आना चाहता हूँ, क्या कुछ हो रहा है? और ईवीएम का खेल भी चल रहा है इस देश में, ईवीएम को लेकर भी कुछ नई नई खबरें हैं, वो भी आप तक आता हूँ और प्लीज अपनी बात रखिए। मामला बिग पिक्चर देखते हैं। बिग पिक्चर क्या है आज की तारीख में? बिग पिक्चर ये है कि देश एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है और इस आंदोलन को कोई दिल्ली पुलिस का दरोगा नहीं दबा सकता। भाई, ये जब जब भी कुछ बड़ा होता है तो ये पुलिस के इंस्पेक्टर से ये काबू नहीं आता है। पुलिस का इंस्पेक्टर तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लगाया गया था, 1980 में वापस आ गई सत्ता में। वो पुलिस के इंस्पेक्टर इमरजेंसी में भी लगाए गए थे, तो सत्ता चली गई इंदिरा गांधी की। तो पुलिस के दरोगा से आप सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को आप नहीं दबा सकते। तो अब देखिए, इसको यहां से शुरू करते हैं। मैं सुन रहा था, अभी रास्ते में था तो प्रोफेसर रविकांत तो पंकज जी को भी सुन रहा था जी। देखिए, हम चलते हैं 2 अप्रैल 2018 में एक आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, जिसको किसी ने नहीं किया, ना कोई संगठन था, लोग थे। और इतना सफल भारत बंद अभी तक नहीं हुआ। बहुत कम ऐसे भारत बंद हुए इतिहास में जो ऐसे स्वतः स्फूर्त हो और वो इतने कामयाब हो जाएं। वो क्यों हुआ था 2 अप्रैल 2018 को वो आंदोलन? कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट कर दिया था। उसके खिलाफ देश भर के बहुजन खड़े हो गए थे और ये मामला उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये तो आपने डॉक्टर अंबेडकर को ही हाथ लगा दिया और अपमानजनक बातें कह दी।
जिस डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर 2 अप्रैल 2018 को इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, जब आप उन्हीं का अपमान करेंगे, और तब से अब तक देश में बहुत कुछ हो चुका है। राजीव जी, आप सोशल मीडिया देखिए, आप सड़कों पे जाएं, तमाम जगहों पे जाएं देश भर में, तो आप देखेंगे कि देश के अंदर मनुवाद के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक दलित चेतना समाज में आ चुकी है, सामाजिक न्याय के प्रति। उसको मौका नहीं मिल रहा, उसके पास लीडरशिप नहीं है, मौका नहीं था। लेकिन वो पूरा, जिसको कहते हैं कि पूरा वो व्यापक तरीके से वो विमर्श फैला हुआ है समाज में। ये धीमे धीमे अब शेप ले रहा है, और एक चिंगारी जो है अमित शाह ने छोड़ दी। तो कांग्रेस ने आज जैसे प्लान किया है कि वो अंबेडकर सम्मान यात्राएं निकालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असल में अब राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को समाज के तमाम सारे लोगों के साथ मिलकर, एकेडमिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ मिलके अब एक व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। कौन क्या करेगा, कहाँ करेगा, आंदोलन कैसे होगा, पीसफुल कैसे होगा, और एक बिल्कुल अहिंसक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की एक तैयारी अब करनी चाहिए। और वो तैयारी समय नहीं है, 48 घंटे के अंदर करनी चाहिए, अगले 2 दिन के अंदर उसकी रूपरेखा बना देनी चाहिए कमरे में बैठकर। वरना क्या होगा कि ये जो गुस्सा है लोगों का, ये अलग दिशा में चला जाएगा। तो उसको दिशा देने का काम जो है वो अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को करना चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब उनको इस आंदोलन की रूपरेखा के तौर पर अपने आप को, अपनी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को लीड करना, ढालना है। तो एक बहुत पुख्ता रणनीति अगले कुछ घंटों के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। और वरना देश में तो प्रतिक्रिया है, जैसे पंकज जी बता रहे थे, हम भी देखते हैं। तो एक तो ये बात, दूसरा कि बीजेपी ने किनको लगाया है। देखिए, बीजेपी बिल्कुल दिग्भ्रमित है इस मामले में। दिग्भ्रमित क्या, वो उसके आगे सोच नहीं सकते। वो उन्होंने किसको लगाया सामने? ऋषिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी। आप इनके नाम से ही समझ लें कि ये लोग अगर अंबेडकर के अपमान का डैमेज कंट्रोल करेंगे तो वो डैमेज कंट्रोल क्या होगा और कितना डैमेज और होगा। जी। तो मोदी जी और अमित शाह डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कल भी मैंने कहा था कि डैमेज कंट्रोल की जगह और ज्यादा डैमेज हो रहा है, मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे करके, प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड में मुकदमे कराकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट करके, ये इससे अब काम चलता नहीं है। ये डैमेज कंट्रोल है नहीं। डैमेज कंट्रोल क्या है जो बीजेपी कर सकती है? मेरे ख्याल से वो करेंगे नहीं, कि उनको ऐतिहासिक तौर पर मनुस्मृति पर एक कॉल लेनी चाहिए, फैसला कि संविधान या मनुस्मृति, जातिवार जनगणना, आरक्षण की 50% की लिमिट को हटाने का फैसला। ये 3 चीजों पर अपना स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए बीजेपी को और आरएसएस को। वो कर नहीं पाएंगे जी। और उसी से यहां से बातें आगे निकलेंगी। अब आप देखिए, मुसीबतें और बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में लगभग 1 महीना होने वाला, 2 दिन बचे, अभी तक पोर्टफोलियो नहीं तय हो पा रहा है। और मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि छगन भुजबल नाराज हैं, वो रोज बयान दे रहे हैं। छगन भुजबल कौन है? ओबीसी नेता है। आपने ये प्रचार किया
कि हमको ओबीसी ने बहुत वोट दिया वहां पे और आपने 2 मराठा डिप्टी सीएम बना दिए। ये सब बातें बीजेपी को की कमजोर कड़ी को दिखा रही हैं कि ये जीत जो महाराष्ट्र में थी वो ऑर्गेनिक जीत नहीं थी। 1 महीने बाद भी अगर आप डिपार्टमेंट नहीं बता पा रहे हैं, अजीत पवार अड़े हुए हैं फाइनेंस पे और एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। आप ये नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी। कैबिनेट भी बड़ी मुश्किल से बना और कैबिनेट का पोर्टफोलियो अभी तक नहीं हो पा रहा है। एक मुश्किल अमेरिका में भी आ गई है, दूसरी मुश्किल अडानी वाली तो मुश्किल है ही। अमेरिका की एक कोर्ट ने पेगासस पे को आरोपी बता दिया है। अब उसकी आंच भी यहां आएगी। मुकदमा किसने किया? व्हाट्सएप ने किया, मेटा ने किया, जो व्हाट्सएप की कंपनी है जी। तो तमाम मुश्किलों से लगातार वो गिरते जा रहे हैं मोदी जी। और वो विदेश यात्राएं, कपड़े बदलने से, हर घंटे ये चीज़ें, मुकदमे करने से, दिल्ली पुलिस के दरोगा को लगाने से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। अब वो एक, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि जो मुझे दिखाई दे रहा है बिग पिक्चर, कि देश एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देश एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है। आने वाला वक्त बताएगा कि कब इसकी शुरुआत होती है, लेकिन जो विजुअल्स आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत मानिए कि हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय जी, हमारे साथी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जल्दी से पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए अमलेंदु जी इस पूरे घटनाक्रम के बाद की रणनीतियों को? राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी में कौन कौन लोग होंगे वो बता चुका हूं, लेकिन क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ये सब कुछ कर रही है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। अभी भी कांग्रेस पार्टी को एफआईआर का इंतजार है, लेकिन 2 इनके सांसद आईसीयू में सीधे चले जाते हैं और वहां जूता चप्पल पहन के जाते हैं दूसरे उनको देखने के लिए। ये सब कुछ हम लोग, कुछ भी नया नहीं है, पिछले 3-4 दिनों में ये सब कुछ सारे तमाशे हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन सियासत में तमाशे बहुत होते हैं, मगर इस देश की जो हकीकत है उससे रूबरू कौन करवाएगा? आखिर यहाँ की जनता की हकीकत से रूबरू इन्हीं पॉलिटिशियंस को होना होता है। राहुल गांधी जाते हैं और वो इस हकीकत को देख रहे हैं। वो कभी किसी कारीगर से मुलाकात करते हैं, कभी और किसी से मुलाकात करते हैं। उनके मुलाकात का क्रम आज भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक अभिमानी प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले वक्त में भी जाने जाएंगे। 56 इंच की छाती और बहुत सारी बातें तो होती रही हैं, लेकिन यहाँ से तस्वीर आपको क्या दिखाई देती है? क्या आपको भी लगता है कि देश एक दहलीज पे वो उस जगह पे खड़ा है जहाँ से एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को हम होते देखने जा रहे हैं? राजीव जी, एक तो अभिमानी जो होता है वो कायर भी बहुत होता है। और देश कहाँ खड़ा है ये तो रविशंकर प्रसाद जो है वो बता चुके हैं संसद में खड़े होकर कि सिंहासन खाली करो। तो आप समझ सकते हैं कि अभिमानी और देश कहाँ खड़ा है। अगर रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि सिंहासन खाली करो, तो सिंहासन डोल रहा है। और सिंहासन राजीव जी उसमें वाकई डोल गया था। 20 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गायब हो गए, तो सिंहासन तो डोला हुआ है। लेकिन अब सिंहासन जो है और ज्यादा डोल रहा है, चूंकि अमित शाह ने जो काम किया है वो, या तो अमित शाह को पता नहीं है इनकी, मोदी जी की और अमित शाह जी के बीच में क्या बनती है क्या नहीं बनती है, या तो आपस में इनमें कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा होगा, तो उस दिन अमित शाह को हिसाब किताब कुछ पूरा करना होगा मोदी जी से, तो या तो वो पूरा कर लिया, या फिर जो है वो मोदी जी को अमित शाह से कुछ हिसाब किताब पूरा करना होगा तो वो पूरा कर रहे हैं। बहरहाल जो भी कर रहे हो, ये एक देश जो है राजीव जी काफी आगे बढ़ चुका है और अमित शाह के इस्तीफे से कम पर अब कोई बात होने वाली नहीं है, क्योंकि पूरे देश भर में जो है वो आंदोलन खड़े हो रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो लोग जा रहे हैं देखने के लिए आईसीयू में जूते चप्पल पहनकर और 20-20 कैमरे लेकर, इनके नेता और इनके गुरु, मोदी जी के भी गुरु लाल कृष्ण आडवाणी 10 दिन से आईसीयू में भर्ती हैं। एक भी नहीं पहुंचा राजीव जी देखने के लिए अभी तक। कम से कम मेरे पास जानकारी नहीं है, किसी और के पास जानकारी तो बताया कि मोदी जी ने आईसीयू में क्या आडवाणी जी से बात की फोन पे, उनसे भी कहा कि पूरा जो है इलाज कराकर ही आईसीयू से बाहर आइएगा।
यहाँ तो कह दिया गया मुकेश राजपूत से कि भाई इलाज पूरा करा के ही बाहर आना आईसीयू से। जी। तो अडवाणी जी से कहा कि नहीं कहा? वो शिवराज सिंह चौहान जो चले गए देखने के लिए, षडंगी साहब जो है उनको, क्या वो भी गए अडवाणी जी को देखने की नहीं गए? तो ये सब है, तो इनकी नाटक नौटंकी जो वो भी सब सामने आ रही है। और ये साफ समझ में आ रहा है राजीव जी कि ये किस तरीके से राहुल गांधी पर हमला करने वाले थे, और वो प्लान जो था वो फेल हो गया, क्योंकि धक्का जो दिया गया वो राहुल गांधी के ऊपर दिया जा रहा था, वो धक्का जो था वो दे दिया गया वो षडंगी साहब के पीछे, और गिर पड़े उसमें जाके वो मुकेश राजपूत। तो अब वो अगर जो मांग रही है दिल्ली पुलिस या क्राइम ब्रांच सीसीटीवी फुटेज, तो वो राजीव जी फुटेज तो देनी पड़ेंगी जी। और फुटेज जो अगर कोई ये चाहे कि उसे बदला जा सकता है, बदला किसी हाल में नहीं जा सकता, फुटेज को डिलीट भले ही किया सकती है, लेकिन अगर फुटेज डिलीट की जाएगी राजीव जी, तो वो भी जो है फुटेज डिलीशन जो है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ का एक नया मुकदमा तैयार हो जाएगा। और फुटेज जो है वो है अब ओम बिरला साहब के कब्जे में। तो अब जो है बहुत सोच समझ के सबको करना पड़ेगा, जो भी खेल करना हो, चूंकि ये मसला जो है नेता विपक्ष जो है उसके साथ का है, तो इसलिए इसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों के साथ हेराफेरी आसान चीज नहीं हो पाएगी राजीव जी। बिल्कुल, सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्या कर दिया गया है या होगा नहीं होगा, ये सब कुछ वो जब फुटेज आएंगे, जिसकी डिमांड बीजेपी तो नहीं कर रही है लेकिन कांग्रेस कर रही है, और अब दिल्ली पुलिस भी इसकी डिमांड करेगी जब जांच होगी तो। और ये सब कुछ ओम बिरला के हाथ में होगा, क्योंकि संसद परिसर ओम बिरला के हवाले है। देखते हैं वहां से क्या कुछ निकल के आता है। राहुल गांधी का जो नेचर है, जिस प्रकृति के वो हैं, उसमें कहीं ये नहीं दिखाई देता कि राहुल गांधी किसी के साथ धक्का मुक्की कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को फंसाने की साजिश रची गई और उसमें शायद बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है। आगे क्या होगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उसके अलावा, और इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि देश जो है वो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के करीब है, उस दहलीज पे है, और बहुत जल्दी हम लोग शायद उसको देखेंगे। और यहाँ से क्या एक दूसरी शुरुआत होगी? क्या यहाँ से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी? बहुत सारे सवाल हैं। अभी चुनाव बीता है वहाँ का, महाराष्ट्र का भी, और महाराष्ट्र में भी अभी भी हलचल वो ख़त्म नहीं हुई है। तो ज़रा आना चाहता हूँ धनंजय जी आपके पास। आप इस पूरे घटनाक्रम को जो अभी सप्ताह बीत रहा है, इसी में आपने देखा है राज्यसभा के बाद बाहर संसद परिसर में, और उसके बाद अब सड़कों पे हैं। संसद की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, सड़कों पे लोग हैं, राहुल गांधी भी सड़क पे हैं, और विपक्ष के तमाम नेता इस मसले पे अपनी बात रख रहे हैं। पहली बात आपसे भी समझना चाहता हूं कि ये जो कुछ हुआ है, क्या राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई है या रची जा रही है? ऐसा है, कैसे देखा जाए? क्या राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया था वो है जिसमें संविधान सबसे आगे है, और संविधान का जब जिक्र आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर क्यों परेशान करने लगते हैं बीजेपी को? यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। क्या कहेंगे आप इस पे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है कि नहीं रची जा रही है, ये तो अब सवाल है नहीं, क्योंकि हम मानते हैं, हमने लगातार देखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगातार साजिश रची गई। अब जो संसद में घटना घटी, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई है, पुलिस जांच करेगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं ये पहले ही बता देते हैं कौन अपराधी है, और अगर अब तक कुछ सबूत होता तो आ जाता सामने। सबूत नहीं है, ये बता रहा है। मोदी जी खुद निकल लिए, वहां कुवैत चले गए, वहां जो है भारतीयों का गुणगान सुन रहे हैं, भारतीयों की रक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ भारतीयों को छोड़ दिया, अमित शाह जी को छोड़ के चले गए। और अमित शाह जी के खिलाफ जो है वो बहुत, अभी चिंगारी जो कह रहे थे प्रशांत भाई, मैं इसको चिंगारी नहीं मानता हूं, ये परमाणु बम है। और परमाणु बम इस तरह से है कि एक और हमारे यहाँ कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये जो उन्होंने कहा है वो लग रहा है कि 2 लाइनें हैं, क्या उसमें ऐसा बोल दिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो तो कह रहे थे कि फैशन बन गया, फैशन बन गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद की जो एक लाइन है कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, ये लाइन है। अंबेडकर बोलने में कोई बुराई नहीं, ये भी बोल दीजिए कि फैशन हो गया विपक्ष के लिए, वो भी चलने लायक है। लेकिन जब आप बोलते हो कि ये इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, तो हम तो सबसे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये संविधान तो अभी 75 साल हुए हैं, तो जो 1947 के पहले जो मरे वो सब गए, सब तो भगवान का नाम ले रहे थे, सब गए स्वर्ग की नहीं गए? फिर उनको जीवन से वापस वहां भेजा गया कि नहीं जाओ उधर रहो,
क्या हुआ? और क्या ये जो भगवान भगवान की जो बात कर रहे हैं, तो फिर आप संसद में क्या कर रहे हो? संसद तो विमर्श के लिए बना, संसद तो इसलिए बनी कि उसमें जो है देश के नागरिकों के लिए काम करने की बात। तो अब जो मामला है बहुत सीरियस हो चुका है। जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष सड़कों पर है, विपक्ष सड़कों पर इसलिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। गोवा से लेकर के बिहार तक आंदोलन चल रहा है, तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र तक आंदोलन चल रहा है, राजस्थान में आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में आंदोलन है। 24 तारीख को जो उन्होंने नारा दिया, जो कहा है कि हम आंदोलन करेंगे कांग्रेस ने, वो तो अलग है। मायावती देखिए उतर रही है, मायावती अब उसको सॉफ्टन करने की कोशिश कर रही है कि नहीं आप माफी मांग लो, काम हो जाएगा। तो मायावती जो अपना शेयर लेने के लिए आई है, क्या इस देश का नागरिक मायावती को शेयर देगा? क्या इस देश का नागरिक बीजेपी में कुछ ऐसा बचा हुआ है जिसके लिए बीजेपी के साथ खड़ा होगा? और सब जानते हैं कि बीजेपी को तो बहुमत नहीं दिया इस बार देश के नागरिकों ने। और बार बार जो हम कह रहे हैं कि नागरिक की बात हो रही, मेरी पत्नी अक्सर बोलती है कि जब से तुमने चैनल नागरिक रखा है तब से नागरिकों की खूब बात होने लगी। और जब से हम, आप याद कीजिए राजीव भाई, आप ही के चैनल पे हम लोग लगातार बात करते थे और हम लगातार बोल रहे थे कि राहुल गांधी को दिल्ली से बाहर निकलना चाहिए, सड़कों पर यात्रा के लिए निकलना चाहिए, देश नापना चाहिए। और हम लोगों के बोलने 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 के कोई 6 महीना साल भर के बाद राहुल गांधी निकले और देश का पूरा बदल गया ये। लेकिन ये जो है ट्रिगर पॉइंट है, ये जो बाबा साहब के खिलाफ जो बोला है और जो राहुल गांधी को उल्टा कीचड़ उछाला है, ये देश की जनता समझ रही है कि राहुल गांधी ने क्या किया नहीं किया। देश की जनता इस बात को जान रही है। और अब जो इनकी धृष्टता है वो भयावह शक्ल ले चुकी है। अब इनको बचाना आसान काम नहीं है। मोदी भी नहीं बचा सकते, भागवत भी नहीं बचा सकते, क्योंकि अब जय भीम का नारा उद्घोष हो गया है। जय भीम भारत का स्वर बन गया है। अब तक जो है जय श्री राम के काउंटर में आते थे जय बजरंगबली, जय माता काली, पहली बार जय भीम आया। और जय भीम का मतलब ये होता है कि स्वर्ग की बात मत करो, इसी देश की बात करो, इसी जन्म की बात करो, इसी देश की बात करो। आप जय भीम जब बोलते हो तो जय भीम केवल स्वर नहीं है। वो जो बाबा साहब ने जो पीड़ा झेली, बाबा साहब ने पूरे समाज का जो प्रतिनिधित्व, केवल दलित, मैं नहीं मानता हूं केवल दलितों का नेता है। अक्सर बाबा साहब का जिक्र होता है तो दलित नेता उभर के आ जाते हैं सामने और उनके बयानों को हम प्रमुखता देने लगते हैं कि दलित नेता क्या कह रहे हैं। बाबा साहब दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब मानवता के नेता थे। पूरे मानव जाति में समता की बात कर रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। और महिलाओं को जो अधिकार देने की बात है बहुत दुर्लभ है। पूरी दुनिया में कह रहे हैं ना सब लोग कि पहली बार ऐसा देश हुआ, संविधान बना जिसमें महिलाओं को भी बराबर के अधिकार साथ साथ दिए गए। और महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा चिंतित थी। हिंदू कोड बिल था क्या? हिंदू कोड बिल जिसके आज चर्चा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाला व्यक्ति जो है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा संगठन पिछले 75 साल नहीं 100 साल से लगा हुआ है, क्या हिंदू राष्ट्र के बनाने वाले लोग बाबा साहब का सम्मान कर सकते हैं? ये तो हम भ्रम में जी रहे थे कि बाबा साहब का सम्मान करें, खाली नेहरू को गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि नेहरू और गांधी को गाली देना भी जो है बाबा साहब को गाली देना है। नेहरू और गांधी को छोटा करना भी बाबा साहब को छोटा करना है, क्योंकि नेहरू, गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों को जोड़ दीजिए तब जाकर के ये देश बनता है, तब जाकर के ये संविधान बनता है। और ये जो संविधान बना, संविधान को इंप्लीमेंट करने में जो नेहरू की भूमिका थी, उसको छोटा करते करते इन्होंने कहा कि बाबा साहब को भी छोटा कर देते हैं, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र संविधान को रहते हुए तो बनाया नहीं जा सकता है। संविधान अगर है तो हिंदू राष्ट्र कैसे? और जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं क्या आप? क्योंकि बाबा साहब जो है, जो 22 प्रतिज्ञाएं थी बाबा साहब की, वो क्या थी? बाबा साहब ने जो 3.5 लाख अपने अनुयायियों के साथ जो हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्धिज्म स्वीकार किया था, वो क्या था? बाबा साहब के बारे में ये आज आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी चीख चिल्ला रहे हैं, बाबा साहब के लिए हमने ये किया, बाबा साहब के लिए वो किया। बाबा साहब के लिए क्या किया? दलितों की क्या हैसियत है इस देश में? इलैया राजा को तमिलनाडु के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। आपने राष्ट्रपति को, जो इतना बड़ा पद होता है, उसको आपने क्या बना के रख दिया है? पूर्व राष्ट्रपति को एक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, पूर्व राष्ट्रपति को पुरी के मंदिर में जाने नहीं दिया, लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपने क्या किया? तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को या विपक्ष को, पूरे देश के नागरिकों को भी, मैं एक देख रहा था, एक प्रोफेसर है कोई उत्तर प्रदेश के ही, अपनी गाड़ी लगाई हुई है और उन्होंने जो है बाबा साहब की तस्वीर ली हुई है और वो बोल रहे हैं, वो बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जो है नहीं सहेगा अपमान।
तो ये जो है अब मुझे लगता है कि अवेकनिंग इंडिया जिसको आप कहते हैं, अब हुआ है अवेकनिंग इंडिया। 75 साल बाद देश सही मायने में जागा है, और ये जो देश जागा है तो तमाम नफरतियों को, जो धर्म के नाम पर फसाद फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं, उन सब के दुकान बंद करने का समय अभी आ गया है। और राहुल गांधी के लिए जो था ना कि राहुल गांधी के अपने लोग नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस में उनके विरोधी लोग हैं, कमलनाथ कुछ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह का बेटा कुछ बोलता है, कोई कुछवाहा कुछ बोलता है, अब अगर कोई बोलेगा तो किनारे कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बार जो प्रशांत भाई एक और अच्छी बात कह रहे थे कि शायद जो है, जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको सही मायने में रास्ता नहीं मिल रहा था कि इससे लड़ा कैसे जाए। वो रास्ता मिला है। ये आप जान लीजिए कि छोटी मोटी घटना नहीं है। और नीतीश कुमार को अब चिंता है, नीतीश कुमार सोच रहे हैं, आप याद कीजिए इमरजेंसी, वहां भी बिहार में बिगुल फूका गया था और अब्दुल गफूर वहां मुख्यमंत्री थे। अब्दुल गफूर को सोचने का समय नहीं मिला। अब्दुल गफूर बड़े अच्छे आदमी थे, अब्दुल गफूर को अच्छा नेता माना जाता था, लेकिन अब्दुल गफूर हवा में चले गए। नीतीश कुमार उस आंदोलन में थे, इमरजेंसी के आंदोलन में, उनको पता है कि इमरजेंसी का आंदोलन क्या था और आज क्या स्थिति है। तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं जब नीतीश कुमार अचानक जो है किनारा बदल दे, और शुरुआत वहीं से मुझे लगता हो। हालांकि दिल्ली में भी चुनाव पहले होगा, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है ना, सामाजिक न्याय के एजेंडा का सबसे बड़ा जो करता धरता है, एक जो तमिलनाडु है और दूसरा बिहार है। और बिहार और उत्तर प्रदेश जब सुलगेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, बीच में कोई बांध नहीं है, कोई हिंदू राष्ट्र बचाने नहीं आएगा। और कोई आदित्य योगीनाथ और फलाना नाथ और ये अभी भागवत बोलने लगे हैं कि नहीं हमको हर जगह मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहा है, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि जो इस बार नागरिक खड़ा हो जाएगा, इस बार नेता खड़ा नहीं हो रहा है, इस बार नागरिक खड़ा हो रहा है। और अवेकनिंग इंडिया सही मायने में ये हो रहा है, जागो भारत जागो। जी जी जी, जागो भारत जागो। लेकिन क्या भारत में एक नए आंदोलन की तैयारी चल रही है? क्या इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं नरेंद्र मोदी की? अभी जो कुछ हो रहा है, जितना कुछ हम लोगों ने देखा है, क्या ये बिल्कुल किसी चीज़ की पराकाष्ठा है, बिल्कुल टॉप लेवल है और यहाँ से अब डाउनफॉल शुरू होगा? क्या कुछ है, जरा समझना चाहता हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखते हैं आप? एक देखते हैं कि एक ज़बरदस्त आंदोलन की तरफ ये देश जा रहा है। निश्चित रूप से अंडर करेंट इतना है कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी, अगर वो माफी मांग ले तो शायद कुछ गुस्सा लोगों का ठंडा पड़ेगा। हालांकि लोग तो ये चाहते हैं कि अमित शाह को वापस जाना चाहिए, माने या तो इस्तीफा हो या फिर उनकी बर्खास्तगी हो। और इतना बड़ा सबक मिलना चाहिए कि फिर कोई ऐरा गैरा ये कहने की हिमाकत ना कर सके। इस ढंग से लोग विचार कर रहे हैं। इसलिए ये अगर अमित शाह सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे, तो ये तबका भूलने वाला नहीं है। और बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपको हर कोने पर सुनने को मिल रहा होगा और हर मीडिया पर आपको ये बातें दिखाई दे रही होंगी, सुनाई दे रही होंगी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये मुद्दा कितने दिन चलेगा इसका भी कुछ भी नहीं। अगर ये सोचते लोग थक जाएंगे, लोग पे छोड़ देंगे, ये भी नहीं होने जा रहा। रोज चलेगा, रोज कोई एक ग्रुप आकर के खड़ा होगा, वो करेगा। और इससे सबसे ज्यादा भयभीत है बीजेपी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक तो उनकी नैरेटिव की बाट लग गई। अभी जो तमाम बाबा और पंकज जी बैठे हैं, उनके प्रदेश से बहुत सारे निकले थे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुनादी करते हुए, वो आजकल कहां दुबके हुए हैं? जरा बताएं कि अमित शाह ने जो कहा है वो हिंदू राष्ट्र के विधान के अनुसार है कि नहीं है? उनको समझ में आ रहा होगा। तो वो बाबा ही चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर हिम्मत है अमित शाह की तो जरा बोले, एक बार नरेंद्र मोदी बोले कि साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हम हटाने जा रहे हैं, तो उनको सबक मिलेगा। वो हिम्मत नहीं है। और अब मुझे लगता है कि चीजें बड़े पैमाने पर बदलते हुए भी दिख रही हैं। मुझे जो संकेत मिला है, मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने सूत्र होते हैं, बिहार में बहुत जल्दी आपको बदलाव दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है कि वो 7 दिन के भीतर हो, 15 दिन के भीतर हो, लेकिन इस समय बेचैनी, सुबुगाहटें और अंदर खाने बहुत कुछ बदलते हुए दिख रहा है। और ये मुद्दा मिला, एक्चुअली बिहार में सब कुछ ठीक नहीं था। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को भी स्थगित किया था। एक अवसर की तलाश थी
और एक ऐसे मजबूत अवसर की तलाश थी कि जिस पर टिका जा सके, जिस पर किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज ना हो। और मुझे लगता है कि ये अवसर मिल गया है नीतीश कुमार को, तो वहां भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जो चीजें हैं, महाराष्ट्र में भी उसके बाद तो जो प्रक्रिया शुरू होगी, नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में नहीं बदलने वाले, एक दूसरी जो बैसाखी है उसमें भी सुगबुगाहट है। नीतीश और वो एक साथ आएंगे और उसके बाद हो सकता है कि अमित शाह का ये बोलना पूरे आरएसएस और बीजेपी को इतना महंगा पड़ जाए कि उन्हें सोचना पड़े कि हमने क्या किया था। इसलिए मैंने कहा था ना कि अमित शाह के भीतर जो अहंकार है, ये बात कैसे निकल के आई, जरा सोचिए आप। जो आदमी अपने आप को, एक तो मोदी जी के बाद नंबर 2 है ही, लेकिन ताकत में शायद नंबर 1 पर है वो, उनको कोई परवाह नहीं है, कुछ भी बोलेंगे, किसी के लिए बोलेंगे, ये नहीं चल सकता। और आप अगर डॉक्टर अंबेडकर पर हमला करेंगे तो फिर आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और उसकी वजह है कि देखिए, दलितों को डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, आदिवासियों को, वंचितों को, महिलाओं के अधिकार की बात हो रही थी। बाबा साहब जब अंग्रेजों के साथ उस मंत्रालय में थे, जब उनके पास श्रम मंत्रालय था 45-46 में, उस समय महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया था, काम बराबर घंटे, बराबर सैलरी, और जो लीव होती है वो सारी लीव उस समय उन्होंने की। और फिर बतौर कानून मंत्री हिंदू कोड बिल पर उन्होंने रिजाइन किया था। इसको तमाशा बनाया जा रहा, जबकि हिंदू कोड बिल पर नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों लोग सहमत थे और खुद नेहरू जी ने कहा था कि इस मुद्दे को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी, जो आज हैं सत्ता में, यही रामलीला मैदान में पुतला जला रही थी और शव निकाल रही थी, अर्थी निकाली थी इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की। जो कह रहे हैं कि सब कांग्रेसियों ने अपमान किया, ये उनकी अर्थी निकाल रहे थे। और उसके बाद ही नेहरू जी को चैलेंज दे रहे थे कि हिम्मत है तो चुनाव लड़के आओ, क्योंकि उस समय चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो संविधान सभा के जरिए वो लोग आए थे। तो ये चुनौती दी गई नेहरू को कि चुनाव लड़कर के आइए और फिर हिंदू कोड बिल बनाइए, दिखाते हैं हम। तीन हिंदुत्ववादी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा और जनसंघ, तीनों को कुल मिलाकर के 10 सीटें मिली थी पूरे इलेक्शन में जी। और उसके बाद 55 और 56 में वही हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने लागू किया। वो बात अलग है कि अंबेडकर चाहते थे उसी समय हो, उन्होंने रिजाइन किया और वो बाहर आ गए। उसके बाद के आप अगर कन्वर्सेशन देखें, पत्र देखें, तो जिसमें खुद नेहरू जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप यहां रहते तो बेहतर होता, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें आपकी जरूरत है। ये रिस्पेक्ट था नेहरू जी का। लेकिन ये तमाशा बना रहे हैं कि साहब कांग्रेसियों ने अपमान किया, ये मैं समझता हूं कि जो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया है, यही डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत। और दलितों को जो मिला, वंचितों को जो मिला, इंसान होने का अधिकार मिला, उन्हें नागरिक बनने का अधिकार मिला, और अब उनके पास पाने के लिए, अब बाय द वे ये चेंज होता है, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो उनके हाथों पैरों में बेड़ियां होंगी और मनुस्मृति की तरफ लौटेंगे। तो ये कोई कौम और कोई समुदाय कर नहीं सकता। तो यहां तो जान जोखिम पे लेकर के कि वो जान दे देंगे, लेकिन बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतना नहीं है, ये वो एग्रेशन है कि हम मिट जाएंगे लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब के अपमान का मतलब है हर दलित वो अपना अपमान उसको महसूस कर रहा है, अपने आइकॉन का, अपने महानायक का अपमान मान रहा है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए अब पंकज जी ने, प्रशांत जी ने, सबने यही कहा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को नाके चनो चबुआ देगा। और ये भी हो सकता है कि जो बिहार से लेकर के और दिल्ली तक की सत्ता है वो डूब जाए इसी में, अगर अमित शाह का अहंकार यूं ही बना रहा तो। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर अहंकार की बात और सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पे क्या सोचते हैं और क्या सोचती है बीजेपी, क्या सोचता है आरएसएस, ये सब भी सामने आएगा, आने वाला वक्त बताएगा इन सब चीज़ों को। लेकिन प्रशांत जी जल्दी से आना चाहता हूँ आपके पास, इसको कैसे देखा जाए? और इसमें बहुत कुछ है,
इसमें चुनाव की प्रक्रिया भी है और उस पर भी लगातार चर्चा। आप देख लीजिए कि एक परिस्थितियां चुनाव के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद से, इस साल जो 2024 में बीता है उसके बाद से कहीं ना कहीं एक अस्त व्यस्त वाली स्थिति बीजेपी के सामने है। 2 चुनाव जीतने के बाद भी जितना आगे बढ़े थे नरेंद्र मोदी, एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी गिरा होगा। उधर चुनाव आयोग में जो कुछ चल रहा है, ईवीएम को लेकर जो लगातार बातें चल रही हैं, उससे भी शायद चुनाव आयोग में भी क्या कुछ आप देखते हैं कि चाहे चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे संसद के अंदर हो, नरेंद्र मोदी का नहीं आना, फिर यहाँ पर 2 सांसदों का आईसीयू में चला जाना, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर, घटनाक्रम में जो आप कह रहे हैं कि एक आंदोलन की दहलीज पर भारत है, वो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसके अलावा जो चल रहा है ये शायद ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा माना जाए। ये 2 परस्पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं इस वक्त देश में, और 2014 के बाद एक बहुत अनोखी प्रक्रिया हम लोगों ने देखी, बहुत साफ तौर पे देखी थी पहले से, लेकिन बहुत साफ तौर पे देखी कि कॉरपोरेट और मनुवाद का समझौता हो गया। तो अब जो वर्जन है 2014 के बाद वो कॉरपोरेट मनुवाद है, और उसी का मीडिया मोदी जी की ताकत है। मोदी की ताकत ईडी सीबीआई नहीं है। जिस दिन कॉरपोरेट का मीडिया मोदी से सवाल पूछेगा, जैसे सवाल वो मनमोहन सिंह से पूछता था, कोई ईडी सीबीआई काम नहीं आएगा। और जो दूसरा जो पक्ष है, यानी एक तरफ तो कॉरपोरेट मनुवाद है जो मोदी के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ लगा हुआ है, उसका मीडिया है साथ में, और दूसरी फोर्सेस कौन सी हैं? केवल अम्बेडकराइट नहीं है इसमें किसान जो एमएसपी की डिमांड कर रहा है कानून, वो भी है, जो ईवीएम को लेकर गुस्सा है वो भी है, जो छात्रों का बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर गुस्सा है वो भी है। तमाम तरीके के गुस्सा एक ही उनका सबका संगम हो जाएगा। कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा तो आप देखिएगा कि वो सारे नाराजगियां, सारे गुस्सा, सारे जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक जगह चैनलाइज होंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को तुरंत इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, राहुल गांधी को इस प्रतिरोध का नेता मोदी और अमित शाह और बीजेपी ने बनाया है। अब ये माने नहीं रखता है कि एसएचओ कौन है, आईओ कौन है, धाराएं कौन सी लगी हैं, ये सब छोटी बातें हैं। बिग पिक्चर ये है कि अब देश में सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए एक बड़ी आवाज उठ रही है, जिसमें कि किसान, जिसमें कि वो बुलडोजर की राजनीति, जिसमें लिंचिंग, जिसमें ईवीएम के और इलेक्शन के घोटाले, ये सब एक साथ जमा होंगे। और इसलिए तुरंत इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मिल के एक रणनीति तैयार करनी चाहिए कि ये जो नाराजगी है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो सड़कों पर आएगा, इसकी एक दिशा हो, वो हिंसक ना हो, लोकतांत्रिक रहे, वरना ये बिखराव आएगा इसमें। दूसरी बात कि 25 तारीख को जो अभी रविकांत जी कह रहे थे, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था, और अभी 2 दिन पहले आरजेडी की एक नेता, युवा नेता प्रियंका भारती ने लाइव टेलीविजन में मनुस्मृति को फाड़ दिया। 25 दिसंबर को अगर देश में जगह जगह मनुस्मृति को जलाया जाएगा, मान लीजिए, और ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इसको हम मानेंगे कि अब जो बात मैं कह रहा हूं कि देश एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की दहलीज पर है, वो पहला इंडिकेशन होगा कि वाकई ये चिंगारियां बड़ी हो चुकी है। जी राजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या आपको भी लगता है पंकज जी कि देश में एक आंदोलन की तैयारी और उसमें जो भी घटनाक्रम है यह अब तेजी से बदलते हुए हम देखेंगे?
अभी जब रवि जी बोल रहे थे तब आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे आंदोलन के विजुअल्स चल रहे थे जी। वो संभल से थे, बहराइच से थे, बलिया से थे, जबलपुर से थे, दिल्ली के रोहतास नगर से थे। ये तो कुछ चित्र आपके पास पहुंचे हैं, क्योंकि प्रशांत जी ने जो कहा कि जो मनुवादी कॉर्पोरेट मीडिया हो गया है वो इन विजुअल्स और घटनाओं को सामने ही नहीं आने दे रहा है। ये तो सोशल मीडिया है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है, और जो एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में यूट्यूब चैनल्स की लोकप्रियता बढ़ी, उसके कारण ये घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं अभी तक जितने जगह इकट्ठे कर पाया हूं, उत्तर प्रदेश में अकेले 72 जगहों पर इस प्रकार के छोटे बड़े प्रदर्शन कल और आज हुए हैं। देखिए, एक चीज तय मान के चलिए कि भारत में यदि आपको एक आंदोलन को लॉन्ग टर्म चलाना होगा तो उसके पीछे राजनीतिक फोर्स की जरूरत आपको पड़ेगी ही, वरना ना तो अनुशासित हो पाता है ना उद्देश्य को पाल पाता है। अभी तक के जितने जन आंदोलन बहुत सारे जो असफल हुए, इंक्लूडिंग प्रशांत जी उसके गवाह हैं, सीए एनआरसी को भी मैं कहूंगा, उसकी अंत की दुर्गति होने का कारण यही था कि एक बहुत बड़े वर्ग ने बोला हम इसमें राजनेताओं को नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे। राजनेता जो होता है वो एक चैनलाइज करता है, उसके जरिए पूरे देश को एक मैसेज जाता है, एक इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति की छवि बनाने को आंदोलन नहीं हो जाता है। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि उसके नेतृत्व को लेकर कोई ममता बनर्जी और सो एंड सो बहुत सारे लोग खड़े कर, लेकिन यदि डॉक्टर अंबेडकर के मसले पर इंडिया गठबंधन के रूप में, अम्ब्रेला के रूप में आंदोलन की बात की जाती है, तो न तो कौन नेता है इसकी बात कोई कर पाएगा, न कोई ये कह पाएगा कि कांग्रेस या राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए हम इसमें नहीं आते। तीसरी चीज आप देखिए कि देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी आखिर क्यों आरएसएस और बीजेपी पे भरोसा नहीं करता है। सावरकर का यदि हम शुरुआती दिनों देखें, काला पानी जाने के पहले और काला पानी जाने के बाद, ये पूरा वो दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर का भी उद्भव हो रहा था। अस्पृश्यता के लिए सावरकर ने बहुत सारा काम किया, स्पर्श मंदिर बनाया, दलितों को मंदिर में लाने की बात की, सब कुछ किया। लेकिन आखिर क्यों सावरकर के अभियान को उस महाराष्ट्र में कोई इज्जत या व्यापक समर्थन नहीं मिला, जहां से पूरे देश का दलित आंदोलन खड़ा हुआ एक प्रकार से, जहां पे आज की तारीख में शरण कुमार लिम्बाले और इस तरीके के पूरे लेखकों की पूरी परंपरा शुरू। आरएसएस भी हम आप देख लीजिए पिछले 3 दशक से दलितों के साथ भोजन, दलितों की बस्तियों में सरस्वती शिशु मंदिर खोलना, ये सब हरकतें कर रहा है। इसके साथ में कम से कम 7 एमपीज के हमारे पास में बयान है जिन्होंने बोला था कि हमको 400 सीटों में हम संविधान बदल देंगे जी। ये जो जितनी चीजें हैं ये एक पूरे देश की व्यापक मानसिकता बताती है कि पूरे देश के जो लोगों को अपेक्षा है कि संविधान के जरिए उनका सामाजिक आर्थिक स्तर बदलेगा, जिनको लगता है कि आरक्षण या दूसरे लाभों के कारण उनकी आने वाले दिन बेहतर होंगे, उन सबको ये भरोसा तो हो रहा है कि धीरे से, चुपके से, पीछे के रास्ते से किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी संविधान पे हमला कर रहे हैं जी। मैं ऐसे कई संस्थान जानता हूं जहां पर पिछले 5-7 साल से जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर है, जहां पर भर्तियां ही नहीं की है। यानी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूं वहां पर लगभग 80% लोग अब कॉन्ट्रेक्चुअल हो गए, रेगुलर स्टाफ रहा ही नहीं है। जब कॉन्ट्रेक्चुअल हो तो आप जानते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई जरूरत ही नहीं आपको रिजर्वेशन तय करने की। आप प्राइवेटाइजेशन करना है, उसके अंदर आपको कोई जरूरत ही नहीं है रिजर्वेशन तय करने की। तो मनुवाद और मनीवाद जो मिल गया है, इस चेहरे को लोअर मिडिल क्लास, जिन लोगों की पहली जनरेशन को एक्सपेक्टेशन थी कि संविधान की उम्मीदों के कारण उनको नौकरियां मिलेंगी, कुछ मिलेगी, वो लोग उद्वेलित हैं। अभी आप देखिए इंदौर में पिछले 3 दिन से युवाओं का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है बेरोजगारी और वहां की स्थानीय परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को लेकर। कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। 10,000 लोग हैं जो दिन रात
खुले में पड़े हुए हैं ठंड में 3 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये जितने लोग हैं, जिन जिन लोगों में एक भय, जिन लोगों को कुचला गया पिछले 4-4.5 साल में सीए एनआरसी के बाद में, जिस प्रकार से देश में मुसलमानों की दुर्गति की गई, मैं लिटरली शब्दों को इस्तेमाल करूंगा, उनको आर्थिक रूप से तोड़ा गया। जी। अब कमाल देखिए, मैंने बोलना चाहूंगा कि वो मैं देख रहा था संभल के एमपी के घर के बाहर सीढ़ी है, नाली से घर से निकलने को उसको तोड़ दिया, पूरे देश में हल्ला कराया गया कि संभल के एमपी के घर पर बुलडोजर चला। जिसके घर पे 4 केवी का सोलर एनर्जी का प्लाट लगा है, उसको आप बता नहीं रहे हो, कह रहे इसके घर में बिजली चोरी हो रही। जी बिल्कुल। यानी आपने एक प्रकार से आजम खान की पूरी राजनीतिक ताकत को खत्म किया। मैं फिर बोलूंगा, आप अतीक या मुख्तार अंसारी को आप कोई भी अपराधी बोलिए, लेकिन वो एक जगह उनकी एक राजनीतिक ताकत थी। आपने उस पूरे इलाके की राजनीतिक ताकत को खत्म किया। अब आप संभल की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। ये जो लोगों में धीरे धीरे विरोध है, यदि इसको राजनीतिक दल, खासतौर पर राहुल गांधी पे आज भी इस देश की अकलियत को, आज इसके दलितों को भरोसा है, यदि वो इसको नेतृत्व करेंगे, एक लंबा आंदोलन बनेगा और जो इस सरकार को जवाबदेह बनाएगा। और मुझे इस पे एक अच्छी एक संभावना दिख रही थी। देश, हम आंदोलन क्यों चाहते हैं? हम आंदोलन इसलिए चाहते हैं कि सरकार की निरंकुशता पे काबू हो और वो जवाबदेह बने। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। कैसे आप देखते हैं, एक बहुत गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त अभी और भी दोनों दलों, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं और साथ में बीजेपी, इन दोनों के बीच एक और भी दूरियां बढ़ते हुए, दोनों के बीच और भी कहें तो जो जिसकी शुरुआत, ये जो देख रहे हैं विजुअल्स, जो शुरुआत हो चुकी है सदन के परिसर में, संसद परिसर में, ये अभी और बढ़ते हुए हम देखेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर देश किस दिशा में जा रहा है, ये समझना यहाँ जरूरी है। और राहुल गांधी के ऊपर किसी तरह के हमले अब आगे होते हैं तो फिर उसको किस हिसाब से देखा जाए, क्या वहाँ से भी कुछ बदलाव हम देखेंगे? क्या है आपका नज़रिया इस पे पूरा ओवरऑल? अनम्यूट कीजिए धनंजय जी, अनम्यूट कीजिए। बीजेपी के पास ढाल क्या है? अब बीजेपी के पास एकमात्र ढाल है हिंदू राष्ट्र, बाकी कुछ उसके पास कहने के लिए है नहीं। बेरोजगारी पे बात करने के लिए नहीं है वो, देश के विकास पर बात करने के लिए नहीं है वो, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए नहीं है वो, संविधान को लागू करने के लिए नहीं है वो। उसके पास बचता क्या है? केवल नफरत। तो ये जो देश में जो बेरोजगारी है, जो अभी पंकज भाई कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो सही बात है, बहुत बड़ा आंदोलन है। जब से आए हैं आपकी आवाज अचानक चली गई, थोड़ा ठीक नहीं आ रही आवाज। छत्तीसगढ़ में चीजें चल रही है, मेरी आवाज आई है? अब ठीक आ रही जी। छत्तीसगढ़ में चीजें चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, तमाम जगहों पे आंदोलन चल रहे हैं। और जो ये मीडिया की बात आ रही थी, मीडिया, आप 1975 को याद कीजिए, उस समय तो मीडिया कंट्रोल में था सरकार के, लेकिन बावजूद इसके जो आंदोलन चला वो चला और 2 साल का वक्त लगा, लेकिन चीजें पलट गई। वही होने जा रहा है, उससे ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि उस समय तो बहुत आम नागरिक उतना परेशान नहीं था। उस समय परेशानी थी नेताओं को। उस समय तो कहते हैं कि आम नागरिकों के लिए ट्रेन बड़ी अच्छे समय पे चल रही थी, बाकी सब चीजें सही थी। हाँ, एक बड़ा मामला हुआ था वो नसबंदी वाला। आज जो है नसबंदी आपके दिमाग की नसबंदी है, आपकी जेब की नसबंदी है, अभी तो कई किस्म की नसबंदी चल रही। तो ये जो है आम आदमी के भीतर ये आक्रोश है। और एक और बात बड़ी अच्छी कही कि जो दिल्ली में जो एनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था कि नेताओं को हम नहीं आने देंगे, बेसिकली यही आंदोलन को भटकाने वाले लोग होते हैं। आंदोलन बिना लीडरशिप के नहीं हो सकता है, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। केवल सोशल लीडरशिप से आंदोलन करोगे तो चलेगा नहीं। वो जो है जयप्रकाश नारायण को 75 में क्यों लेकर के आए थे लोग, कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। और जयप्रकाश नारायण आजादी की उस लड़ाई से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो सारा कर रहे थे। मैं तो देख रहा हूं कि बाबा साहब का आंदोलन जो है, बाबा साहब का जो नाम आया है, ये महज संजोग नहीं है।
और ये जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा राहुल गांधी लेके चले थे, उसको सही मायने में धार देने का काम, एनर्जी देने का काम ये जय भीम करेंगे, ये बाबा साहब करेंगे। ये जो बैकवर्ड क्लास मुसलमानों को भी डिफेंड करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी देखिए, जो अभी बताया कि सीढ़ी तोड़ दी, बिजली का कनेक्शन देखने गए थे, सही है कि नहीं है, पूरा अर्धसैनिक बल लगा दिया था, ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहे हैं, ये हाल था वहां का। तो अब जो है सवाल उठता है कि आप कितना भी करो, मीडिया भले आप कब्जा कर लो गटर मीडिया को, लेकिन बड़ा मीडिया है, टीवी लाइव है और कई सारे चैनल हैं जो लोग देख रहे हैं। मेरे पास कितने फोन आते हैं, कहां से फोन आते हैं, मैंने फलाना देखा, मैंने ठिकाना देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, और सड़कों पे आक्रोश में देख रहा। और कांग्रेस को भी, मैं तो बोलूंगा कांग्रेस को बहुत समय के बाद सड़क पे आने और उसको दृष्टि मिली है आंदोलन में फिर से उतरने के लिए, और उस आंदोलन को अगर लीड कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम लीड कर रहा है, बाबा साहब का विचार लीड कर रहा है, बाबा साहब का संविधान लीड कर रहा है, इससे तो कोई अच्छी बात नहीं हो सकती कि देश के सामने अब दृष्टि, देश के सामने लक्ष्य खुल रहा है, लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है कि हमको ऐसा भारत बनाना है जिस भारत में धर्म के नाम पर ढोंग न हो। वो चाहे कोई मुसलमान के इस्लाम के नाम पर करे, चाहे वो हिंदुइज्म के नाम पर करे। अभी आपके कमेंट बॉक्स में भी एक आदमी, एक लड़का लिख रहा है कि गजवाए हिंद, अरे गजवाए हिंद फजवाए हिंद का जमाना चला गया यार, दुनिया के किसी देश में अभी सब चलने वाला नहीं। दुनिया, अभी सीरिया में आंदोलन हुआ, सीरिया में तख्ता पलट हुआ, कौन इस्लामिक कंट्री कब्जा कर लिया, क्या कब्जा कर रहा है? अब आम आदमी जो है ग्लोबल देश हो गया, जो कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे थे प्रशांत भाई, कॉर्पोरेट को भी शांति चाहिए। अभी रसिया में जो आज हुआ, क्या वैसा देश चाहिए, वैसी दुनिया चाहिए लोगों को? पैसे नहीं होगा तो खरीदेगा कौन? कॉर्पोरेट कंपनियां बेचेगी क्या? और जो एक्स ने उनकी बात नहीं मानी अमित शाह जी की कि हम आपकी बात नहीं मानते हैं, कि हटा लो, हम पोस्ट नहीं हटाने वाले हैं, हटा नहीं हटा, क्यों नहीं हटा? क्योंकि न्याय जो है फाइनली, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया पीछे नहीं जा रही है। कॉर्पोरेट कंपनियों की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दुनिया को कंट्रोल कर सके। अब दुनिया एक तरह से उन्मुक्तता की ओर है, और इसमें उन्मुक्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, न्याय और समता और व्यक्ति की गरिमा। जब तक ये 4-5 बिंदु पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो प्रियम्बल में लिखा गया है पूरी दुनिया के लिए है। और एक और लास्ट बता दूं कि अभी कनाडा के संसद में बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी तारीफ की गई, वहां मूर्ति लगाने की बात की गई, तमाम चीजें हो रही है। वो क्यों हो रही है? तो समता सबसे बड़ा बिंदु है, और समता के प्रतिनिधि अगर बनते हैं बाबा साहब आज 75 साल बाद आजादी के, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हमको बहुत कम समय में जाग गए हैं, और इस बार जो जागे हैं तो हम उनीदी नहीं है, हम नशे में भी नहीं है, हम कमजोर भी नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आता है। हमें शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको स्वाभिमान चाहिए, हमको गरिमा चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको समता चाहिए, ये सब चाहिए। अब खाली 5 किलो अनाज से काम नहीं चलने वाला राजीव भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 5 किलो अनाज से काम नहीं चलने वाला, लेकिन जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और लाइन में लग रहे हैं, वो लाइन से बाहर निकलें और उनके हाथ में रोजगार हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, देश बहुत कुछ देख रहा है और आने वाले समय में शायद और भी बहुत कुछ देखेगा। इससे भी खराब समय का इंतज़ार कीजिए, और उसके बाद एक अच्छे समय का भी इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पंकज जी, बहुत शुक्रिया धनंजय जी, अमलेंदु जी, प्रशांत जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने रखे, और आप तमाम साथी, आप सबका भी। विधि जी हमारे साथ हैं, जसल दलजीत साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और पांडे मनोज हैं हमारे साथ में, हिरजी पटेल हैं, गिलबर्ट नरोना साहब हैं, दिनेश भाई परमार साहब हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत सारे साथी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।